खेती भारत में रोजी मुहैया कराने वाला सबसे बड़ा जरिया है। देश का 70% से ज्यादा कार्य बल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर करता है। कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया में आज भारत का नंबर दूसरा है। फिर भी 50% से ज्यादा किसान कर्ज में डूबे हैं। इसकी बड़ी वजह है अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और जरूरी जानकारी तक पहुंच का अभाव। कम आय, अंधकारमय भविष्य और तनाव की वजह से किसान अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे हालात में क्या इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT किसान की मुश्किलों को दूर करके भारतीय कृषि की मदद कर पाएगी? आइए पता लगाएं। उन्नीस 1910 में महात्मा गांधी ने लिखा था, किसान दुनिया का पिता है। भारत में कृषि के महत्व के सिलसिले में ये बयान काफी शक्तिशाली था, लेकिन बीते दौर में पड़ते आ रहे जबरदस्त सूखे की वजह से खेती को बहुत नुकसान पहुंचा है। आजादी के बाद से खेती ने ही विकास से जुड़े संघर्षों के मामले में भारत की मदद की है और इस संघर्ष में टेक्नोलॉजी ने एक अहम रोल अदा किया है। 1960 के दशक में बायोटेक्नोलॉजी के कारण वह बदलाव आया जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति कहा गया। इसने भारत के इतिहास में आहार सुरक्षा की स्थिति को सबसे मजबूत बनाया। अब 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति भी भारत के मेहनती किसानों के लिए वही परिवर्तन लाने की उम्मीद रखती है। मेरा नाम है रुपेश वसंत काले। मैं पुणे जिले के जुन्नार तालुका के गोरेगांव में रहता हूँ। मैं 2 एकड़ इलाके में अंगूर, 1 एकड़ में खीरे और आधा एकड़ में आलू उगाता हूँ। रुपेश के लिए उनके खेत ही उनकी रोजी है। बीज बोने से लेकर पौधों की देख-रेख करने, उपज लेने और उसका सही दाम को सुनिश्चित करने तक उन्हें खेती के पूरे सीजन में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कि सही उर्वरक या कीटनाशक का चुनाव, मौसम का पूर्वानुमान, फसलों से जुड़ी बीमारियों की जानकारी, मौसमी बीमारियां और मिट्टी की पोषक अवस्था आदि। दशकों बल्कि सदियों से भारतीय किसान इस सूचना को इकट्ठा करने के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करते आए हैं। उन्होंने अपने प्राचीन तौर तरीकों पर भरोसा किया और इस जानकारी को अपने समुदाय में बांटा। लेकिन डिजिटल इंडिया में यकीनन एक ऐसा जरिया मौजूद है जिसके माध्यम से सूचना से जुड़ी इस खाई को ज्यादा आसानी से, ज्यादा तेजी से और ज्यादा भरोसेमंद तरीके से भरा जा सकता है। मैं इसे एक गलतफहमी तो नहीं मानूंगा, लेकिन ये सच है कि एक ऐसी डिजिटल खाई मौजूद है जिसकी वजह से ICT भारत के ग्रामीण समुदायों और कृषि समुदायों तक नहीं पहुंच पाई है। और इस डिजिटल खाई की वजह से ये सोच या गलतफहमी पैदा हो रही है कि ICT समाधान सिर्फ शहरी या आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि ICT ने किसानों के लिए अमूल्य आंकड़े इकट्ठे किए हैं। जैसे मौसम का अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास उपग्रह है। मिट्टी के विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं के लिए वैज्ञानिकों ने एकदम नई बायोकेमिकल तकनीकें निकाली हैं। सिंचाई से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भी सुधार आया है और नए युग की तकनीकें फसलों से जुड़ी बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर उनसे जूझ सकती है। लेकिन ये सूचनाएं समय रहते किसान तक नहीं पहुंच पाती है। इस डिजिटल खाई को भरने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। इन आंकड़ों को किसान के लिए अनुकूल माध्यम में ढाला जाए और एक ऐसा जरिया हो जो भारतीय किसान को इन आंकड़ों तक पहुंच मुहैया करा सके। इसके लिए सबसे अच्छा जरिया है मोबाइल फोन, जो अलग अलग सामाजिक आर्थिक समुदायों से ताल्लुक रखने वाले भारतीयों के लिए ICT से जुड़ा एक पसंदीदा उपकरण बन गया है। आज रुपेश काले का काम स्मार्टफोन के बिना नहीं चल सकता। उनके लिए ये सिर्फ लोगों से बात करने का एक जरिया ही नहीं है, वे अपने मोबाइल को खेती से जुड़े एक औजार की तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका श्रेय जाता है RML इंफॉर्मेशन सर्विसेज जैसे टेक्नोलॉजी संस्थानों द्वारा विकसित नई खोजों को। RML की शुरुआत 2007 में इस उद्देश्य और परिकल्पना के साथ हुई थी कि भारत में किसानों की रोजी में सुधार लाया जाए और इसके लिए उन्हें समय रहते बिना भेदभाव के सटीक सूचनाएं मुहैया कराई जाए। 21वीं सदी के शुरुआती दौर में मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने प्रारंभिक अवस्था में थी। स्मार्टफोन कम दाम में आसानी से नहीं मिलते थे और पूरे देश में अच्छा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था।
उस समय एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करके ही किसानों को सूचनाएं मुहैया कराना प्राथमिकता थी। तब हम चीजों के बाजार दाम, मौसम से जुड़ी सूचना, फसल से जुड़ी सलाह और खबरों जैसी सूचनाएं ही दिया करते थे। एसएमएस आधारित सूचना के लिए किसान को नियमित रूप से कुछ पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन अब स्मार्टफोन के दौर में हालात बदल गए हैं। स्मार्टफोन तो आपके हाथ में मौजूद मिनी कंप्यूटर जैसे हैं। किसी कंप्यूटर की तरह इन्हें चलाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एंड्रॉइड, विंडोज या iOS। RML जैसे डेवलपर ऐसी खास मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं जो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलती हैं। ये एप्लीकेशन किसानों के लिए जरूरी सूचनाओं को इकट्ठा करके उनकी पुष्टि करके उन्हें किसानों तक पहुंचाती है। पहले हमें मौसम की पूर्व सूचना पाने के लिए अलग से एक मोबाइल ऐप खरीदना पड़ता था, लेकिन RML एप्लीकेशन में हमें ये सारी सूचना एक ही जगह मिल जाती है। अभी तक मौसम संबंधी इनकी पूर्व सूचनाएं काफी सटीक साबित हुई है। मौसम की पूर्व सूचना से बड़ी मदद मिलती है। हाल ही में हमें बारिश की पहले से चेतावनी मिली थी, तो हम समय रहते खीरों को तोड़कर उन्हें सुरक्षित स्टोर कर पाएं। इस ऐप की बदौलत रुपेश काले अपनी फसल को मौसम की मार से बचा सके। लेकिन मौसम से जुड़ी सूचना सभी किसानों के लिए एक समान अहमियत रखती है। अगर हर किसान की खास जरूरत के हिसाब से उसे आंकड़े मुहैया कराए जाएं, तो क्या? क्योंकि भारत में फसलों की जितनी विविधता है, उतनी ही संस्कृतियों की भी है। एंड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले मोबाइल ऐप्स हर यूजर के लिए एक अनोखा यूजर प्रोफाइल बना सकते हैं। फिर ये उस यूजर से जुड़ी सूचना या विशेषताओं को इकट्ठा करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई किसान एक ही फसल सलाह खंड से बार बार जानकारी लेता है, तो ये ऐप उसके यूजेज की फ्रीक्वेंसी को उसके प्रोफाइल में शामिल कर देता है। हम जब कंटेंट बनाते हैं तो हम मिलते जुलते एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करके कंटेंट को टैग करते हैं। जब कंटेंट को टैग कर दिया जाता है और प्रोफाइल उपलब्ध होता है, तो फिर सिस्टम के लिए ये फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है कि कौन से कंज्यूमर के लिए कौन सा कंटेंट डिजाइन ठीक रहेगा और किसे इस तरह के कंटेंट की जरूरत होती है। रुपेश के लिए इसका मतलब है कि उन्हें उनकी लोकेशन और खेत की विशिष्टताओं के हिसाब से फसल संबंधी सलाहें दी जाएंगी। फसल संबंधी सलाह से हमें खीरों में अक्सर लगने वाले दावनी, लाल कोली और नाग अली जैसे रोगों का पता चल पाता है। हमारे लिए कीटनाशक इस्तेमाल करना मुश्किल है और वेंडर हमें महंगे कीटनाशक बेचते हैं, लेकिन ये ऐप हमें ऐसे ही कीटनाशकों के सस्ते विकल्प सुझाकर हमारा पैसा बचाने में मदद करते हैं। किसान संबंधी ऐप्स को उनके हिसाब से ढालने का एक बड़ा फायदा ये है कि भाषा और डिजिटल डोमेन से परिचित न होने के बावजूद वे इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरे मोबाइल ऐप जहां सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी में काम करते हैं, वहीं फार्मर ऐप्स में कहीं ज्यादा विविधता है और वे भारत की ज्यादातर प्रमुख भाषाओं में मौजूद हैं। इससे किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना तक पहुंच आसान हो जाती है, जैसे कि उपज के दामों से जुड़े बेहद अहम आंकड़े। पारंपरिक तौर पर मांग और आपूर्ति का सिलसिला कुछ यूं हुआ करता था। किसान उपज मिलने के बाद या तो उसे बिचौलिए को दे देता था या फिर किसी बाजार या मंडी में ले जाता था। मंडी में बिचौलिए या दलाल होते हैं। किसी स्टॉक एक्सचेंज की ही तरह किसी चीज की आपूर्ति और मांग उसके दाम को तय करती है। मिसाल के लिए, अगर चावल की मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम, तो दाम बढ़ जाएगा, और अगर आपूर्ति ज्यादा होगी और मांग कम होगी तो दाम घट जाएंगे। सेंसेक्स की तरह ही मंडी में भी दाम वहां होने वाले सौदों के आधार पर रोजाना घटते बढ़ते हैं। The worsening Greece debt crisis has cast its shadow on world markets as the benchmark. लेकिन जहां हम सेंसेक्स पर टीवी पर दिखने वाले रियल टाइम अपडेट के जरिए नजर रख सकते हैं, वहीं ये सुविधा ज्यादातर किसानों को उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर बिचौलियों पर निर्भर करने वाले किसानों को अपनी चीजों के बाजार दामों की सही सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती। ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इस वजह से किसानों को काफी नुकसान होता है।
इसीलिए भारत सरकार ने तय किया कि अब आईसीटी को हस्तक्षेप करना चाहिए। 21वीं सदी शुरू होते ही कृषि क्षेत्र में भी आईटी को लाने की कोशिश शुरू हो गई और तब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या एनआईसी को इस क्षेत्र में लाया गया। फिर 2012 से 14 में दोबारा एनईजीपी यानी खेती के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया। ये एक बहुत बड़ी योजना है। इसका मकसद है आईटी सुविधाओं के जरिए पूरे देश के सभी जिलों और ब्लॉक दफ्तरों तक पहुंच बनाना और इन डोमेन्स की मदद के लिए एप्लीकेशंस मुहैया कराना। एनआईसी की शुरुआती चुनौतियों में से एक थी कृषि उत्पाद बाजारों से जुड़ना और उन्हें एगमार्कनेट नाम के इकलौते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। एगमार्कनेट एक एप्लीकेशन पोर्टल या एक सॉफ्टवेयर है जिसे बाजार में पहुंचने वाली कई उपजों से जुड़ी जानकारी देने के लिए विकसित किया गया था। ये बताता है कि अलग अलग मंडियों में रोजाना ये चीजें कितनी मात्रा में पहुंच रही हैं और थोक बाजार में इन्हें कितने अधिकतम या न्यूनतम दाम पर बेचा जा रहा है। एगमार्कनेट चीजों की मांग आपूर्ति श्रृंखला के सभी हितधारकों के काम आता है। किसान को इसके जरिए ये पता चलता है कि उसकी उपज के लिए कौन सी मंडी सबसे नजदीक है और चीजों के दाम क्या हैं। खरीदार को भी सबसे नजदीकी बाजार और सबसे अच्छे दाम की जानकारी मिल पाती है। इसके अलावा मंत्रालय और सरकारी विभाग भी चीजों की आवाजाही पर और दामों पर नजर रख सकते हैं। आखिर में इस सूचना का इस्तेमाल शोधकर्ता, ट्रेंड एनालिस्ट और नीति निर्माता करते हैं, जो भारतीय कृषि में और सुधार लाने के काम में जुटे रहते हैं। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एगमार्कनेट को लोकप्रिय बनाने के सिलसिले में काफी मेहनत की जरूरत पड़ी। इसके लिए अलग अलग मंडियों तक जाकर उनसे संपर्क बनाना पड़ा ताकि वो सूचनाएं दे सकें। उस समय तक पूरे देश की ज्यादातर मंडियां डिजिटल स्वरूप नहीं रखती थी। वे इंटरनेट के जरिए आपस में जुड़ी नहीं थीं और अगर जुड़ी भी थीं तो वो इस सूचना को भेज नहीं पाती थी क्योंकि ये मैनुअल स्वरूप में थी। डाटा अपडेट करने से पहले हमें मैनुअली रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता था। इनकेस अगर हमें 1 महीना पहले 2 महीने पहले की कोई कंपैरिजन स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती थी, उसमें हमें टाइम लगता था। कई बार डाटा मिसप्लेस होने की वजह से उसे ढूंढने में भी टाइम लगता था, जिस वजह से कई बार एक्यूरेट स्टेटमेंट तैयार नहीं हो पाती थी। मंडियों से कनेक्ट होने के लिए ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि हर एक के पास एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक सेंट्रल डेटाबेस के लिए आसानी से आंकड़े इकट्ठे करने के जरिए मौजूद हों। हर मंडी को एक छोटा पीसी दिया गया। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था। इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई, इन कंप्यूटरों पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले गए और इन्हें एक PSTN लाइन यानी डायल अप कनेक्शन के जरिए जोड़ा गया। तो इन्हें ऑफलाइन काम करना था। इन्हें रोजाना मंडी में पहुंचने वाली चीजों से जुड़े सारे आंकड़े एंटर करने थे और दिन खत्म होने पर इस फाइल को सेंट्रल सर्वर को भेजना था। डायल अप इंटरनेट के शुरुआती दिनों से आज तक काफी बदलाव हो चुका है। दूर दराज जगहों पर नेटवर्क की उपलब्धता हमेशा से ही एक बड़ी बाधा रही है। तो अब ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, वाईफाई या किसी भी कनेक्शन की उपलब्धता के बाद 2014 से हमने पूरी तरह वेब आधारित सिस्टम को अपना लिया है। इसे वेब आधारित सिस्टम बनाने के बाद से अब मंडी में सीधे ही सॉफ्टवेयर के सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में एंट्री की जा सकती है। ऐसा करने से बाजार से जुड़ी सूचना इंटरनेट पर एनआईसी के पूरे सेंट्रल डेटाबेस में पहुंच जाती है। यहां से इसे वितरित करके कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज एगमार्कनेट ने भारत की मंडियों में सकारात्मक बदलाव किया है। आज सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही इन आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करती, भारतीय किसान के लिए मूल्यवान सेवाएं देने वाले निजी टेक्नोलॉजी प्लेयर भी इसका उपयोग करते हैं। कैसे, जानेंगे ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र राज्य की एक आम मंडी में आपका स्वागत है। ये एक कृषि थोक बाजार है जहां बाजार दाम पर बेचने के लिए उपज और चीजों को खेतों से लाया जाता है। आईसीटी के हस्तक्षेप से पहले वाले दिनों में ये किसान अपनी उपज बेचने के लिए काफी हद तक बिचौलियों पर निर्भर करते थे। उन्हें बाजार दामों के बारे में सही सूचना शायद ही मिलती हो। पहले मुझे बाजार में अपनी उपज के लिए सही दाम नहीं मिलता था। मान लीजिए मैं इसे जुनार के एल्फटा बाजार ले जाता तो दाम में सिर्फ 2 या 3 रुपए का ही फर्क होता था। मुझे नुकसान होता था। लेकिन आज
जब किसान मंडी जाते हैं तो उनका अनुभव अलग होता है। इसकी वजह है मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी और वो ऐप जिसे सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया। आज कोई बिचौलिया नहीं, बल्कि ऐप उनके आसपास मौजूद हर मंडी में सही बाजार दामों की जानकारी उन्हें देता है। मोबाइल ऐप को बाजार दामों से जुड़ी मंडी की सूचना कैसे मिलती है? ये सब फील्ड वर्कर्स के एक नेटवर्क के जरिए होता है, जिन्हें कहा जाता है रिपोर्टर। ये रोजाना मंडी जाकर उस दिन के चीजों के दाम इकट्ठा करते हैं। हम व्यापारियों से मिलकर उस दिन के बाजार सौदों और मौजूदा दरों से जुड़ी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। फिर हम इन दरों को पोर्टल पर भेज देते हैं। हम बाजार में आने वाली चीजों की सप्लाई और मात्रा के बारे में भी सूचनाएं भेजते हैं। मार्केट रिपोर्टर द्वारा इकट्ठे किए गए रेट टेक्नोलॉजी डिवीजन भेजे जाते हैं, जो ऐप को चलाती है। यहाँ एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अच्छी तरह इनकी जांच करता है। आखिर में सबसे ताज़ा तरीन और सटीक बाजार भावों को सिस्टम के प्राइस पोर्टल में फीड किया जाता है। अब किसान इस तक संपर्क बनाकर सीधे ही बिक्री कर सकते हैं। RML ऐप में सभी बाजारों के रेट होते हैं। इससे मुझे ये तय करने में मदद मिलती है कि मुझे अपनी उपज किस बाजार में बेचनी चाहिए। मैं अनाज व्यापारियों से तोल मोल करके सबसे अच्छे दाम पा सकता हूँ। मेरे लिए RML सर्विसेज को इस्तेमाल करने का यही सबसे बड़ा फायदा है। ऐसी सेवाएं किसानों के लिए अमूल्य साबित हुई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए अपडेट्स को और भी सरल बनाया जा सके, जहां मंडी सीधे ही दामों से जुड़ी सूचना को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तक अपलोड कर सके? जी हाँ, सरकार द्वारा संचालित एगमार्कनेट नाम के वेब पोर्टल के जरिए पिछले करीब एक दशक में एगमार्कनेट पूरे देश की 3000 से ज्यादा मंडियों से जुड़ा रहा है, ताकि 200 चीजों के बाजार दामों और 200 वैरायटीज को एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम का हिस्सा बनाया जा सके। मैं यहाँ हर बाजार और हर चीजों की दैनिक रिपोर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं तारीख चुनूंगा। फिर यहाँ उन सभी राज्यों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस तारीख को रिपोर्ट किया है। इन मंडियों ने 8 तारीख को ये सूचना भेजी है। तो यहाँ दिख रही है आजादपुर मंडी, फ्लावर मार्केट, गाजीपुर, केशवपुर, नजफगढ़, नरेला, शाहदरा मंडी। अब मैं यहाँ नरेला मंडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करने से नरेला मंडी के दाम मिल जाते हैं। अभी आप तूर दाल के अधिकतम और न्यूनतम दाम देख पा रहे हैं। इसी तरह हरे चने, चावल और गेहूं के दाम भी दिख रहे हैं। एगमार्कनेट पर बाजार का जायजा लेने के कई तरीके हैं। आप तारीख के आधार पर, चीजों के आधार पर और बाजार की लोकेशन के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। इसमें राज्य और जिलेवार सूचना शामिल होती है। फार्मर 1 वीक का पिछला कंपैरिजन देख रहा है कि पिछले 2 दिन से 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर केजी बढ़ रहा है, तो वो ये अंदाज़ा लगा सकता है इस डाटा को देखने से कि मैं 1-2 दिन माल होल्ड करूं या बेच दूं। कंपैरिजन रिपोर्ट्स पोर्टल को सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, अन्य हितधारकों के लिए भी मूल्यवान बनाती हैं। मिसाल के लिए, खरीदार पूरे भारत के अलग अलग बाजारों में किसी चीज के दामों की तुलना कर सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि सबसे अच्छी वैरायटी को सबसे अच्छे दाम पर कहां से खरीदें। रोजाना इतने सारे आंकड़े आते रहते हैं, इसीलिए बीते बरसों के दौरान एगमार्कनेट ने कृषक समुदाय से जुड़े बहुत सारे आंकड़ों का भंडार बना लिया है। देश के लिए किसान हितैषी नीतियां बनाने के सिलसिले में ये आंकड़े अमूल्य साबित हो सकते हैं। ये पोर्टल अर्थशास्त्रियों, शोधकर्ताओं और ट्रेंड एनालिस्ट के लिए नियमित रिपोर्ट रिलीज करता रहता है, जिन्हें बाजार भावों पर एक ज्यादा समग्र नजरिए की जरूरत होती है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंपैरिजन रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक रिपोर्ट, सबसे ज्यादा बिक्री वाली अवधियों पर आधारित रिपोर्ट, राज्यवार और जिलावार रिपोर्ट तथा और भी कई तरह की रिपोर्टें। अब आपके सामने पूरे भारत के अधिकतम और न्यूनतम दाम नजर आ रहे हैं। यहाँ इन वैरायटीज के दाम मौजूद हैं। जो लोग कृषि प्रवृत्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन जिनकी आंकड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके लिए एगमार्कनेट स्पेशल विजुअलाइजेशंस भी बनाता है। यहाँ अलग अलग तरह की ग्राफिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि कमोडिटी वाइज ग्राफ, मार्केट वाइज ग्राफ, दैनिक मार्केट रिपोर्ट,
दामों का रुख वगैरह। अब मान लीजिए मैं यहाँ कॉमोडिटी वाइज ग्राफ चुनता हूँ तो यहाँ दामों का चार्ट बन जाता है। यहाँ आप कॉमोडिटीज ग्रुप देख सकते हैं। लेकिन आईसीटी की इन कोशिशों से खेती संबंधी नीतियाँ कैसे बदली और कैसे कृषि समुदाय एक दूसरे के करीब आए, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भारतीय कृषि को एक डिजिटल युग में पहुंचा रही है। एग्मार्कनेट और मोबाइल ऐप्स जैसे नए नए आविष्कारों ने न सिर्फ किसानों की किस्मत बदली है, बल्कि इन्होंने सरकारी एजेंसियों, नीति निर्माताओं और सलाहकार समूहों के लिए संभावनाओं से भरी एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। पहले सरकार को काफी मुश्किलें होती थीं। उसे सुनने को मिलता था कि कहीं कोई मुश्किल है, कहीं कुछ खास चीजें मिल नहीं रही हैं, यानी ऐसी खबरें सिर्फ मैनुअल चैनल्स के जरिए मिलती थीं। और जब तक इन्हें इकट्ठा करके किसी फैसले के लिए मैनेजमेंट के लेवल तक पहुंचाया जाता था, ये बेकार हो जाती थीं। इसलिए चीजों के दामों और उपलब्धता से जुड़े आंकड़ों को इकट्ठा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जहां तक मंडी या बाजार का सवाल है, अब मैनुअल तरीके से रिकॉर्ड रखने का तरीका बदल चुका है। अब आप हमेशा सेंट्रल सर्वर से जुड़े रह सकते हैं। एग्मार्कनेट से इतना फ़ायदा होता है कि हम किसी भी मंडी का प्रोफाइल यहाँ बैठे हुए चेक कर सकते हैं। हमें गूगल पे जाके पर्टिकुलर नाम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्टेट में कौन सी मंडी है, कितनी मंडियाँ हैं। हम एग्मार्कनेट पे जाके तुरंत देख सकते हैं वहाँ की कोई पॉलिसी, कोई टेम्परेरी शेड्स वगैरह का कोई स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो करना चाहते हैं या यहाँ पे वो फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो हमें उसकी डिटेल मंडी प्रोफाइल में एग्मार्कनेट की वेबसाइट पर मिल जाती है। मंडियों के डिजिटाइजेशन से ये साबित हो गया है कि आईसीटी किसानों के आर्थिक उत्थान से जुड़ा एक सशक्त माध्यम है। लेकिन आईसीटी खेती से जुड़े विज्ञान के मामले में भी किसी किसान की मदद कर सकता है। आखिर इसके क्या मायने हैं? मान लीजिए हमारे पास इस सिलसिले में आंकड़े हैं, जैसे मेरा बीज विक्रेता कौन है, मेरा फर्टिलाइजर डीलर कौन है, मुझे कौन सी वैरायटी उपलब्ध है। मान लीजिए मैं खेत में हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरी मिट्टी की किस्म क्या है, मुझे कौन से बीज कब बोने चाहिए। अगर मेरे मोबाइल के जरिए सिस्टम मेरे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जान जाए और मैं पोर्टल पर रजिस्टर करूँ, तो सिस्टम को मुझे बता पाना चाहिए कि आप फला लोकेशन पर हैं। सबसे नजदीकी फर्टिलाइजर एजेंसी ये है, ये आपकी खुदरा बीज एजेंसी है। मुझे ये भी बताया जाए कि मैं कौन सी फसल बोऊं। ऐसी नई नई खोजों से न सिर्फ किसानों का उत्थान हुआ है, बल्कि कृषि समुदाय एकजुट भी हुआ है। भारत के खेतों में दाखिल होने वाली ये चंद टेक्नोलॉजीज हैं और संभावनाएं अनंत हैं। महात्मा गांधी का कहना था, गांव को मजबूत करने से राष्ट्र सशक्त बनता है। तो आईसीटी के जरिए हम गांधी जी के इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आईसीटी संभावित भारतीय कृषि परिदृश्य को बदलने के लिए और ग्रामीण भारत को बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए सक्षम है। आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।